एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। जो हमारा दृष्टि का जो सीरीज चल रहा था, उसी में हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट को आज लिए हैं। उसी पे हम लोग 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मतों में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है, राजकोषीय नीति। सेकंड क्या है, मौद्रिक नीति। और थर्ड क्या है, मुद्रास्फीति या अस्फीति। और फोर्थ है सरकारी बजट। तो नीचे दिए गए कुटू का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सॉरी। तो फर्स्ट क्या है, केवल एक। और सेकंड क्या है, केवल एक दो चार। और थर्ड क्या है, एक और चार। और फोर्थ क्या है, एक दो तीन और चार। तो इसका राइट आंसर होगा डी आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो थोड़ा सा समष्टि के बारे में समझने से बहुत पहले अर्थशास्त्र के बारे में, ऐसा तो सब कोई जानता है, इकोनॉमिक्स सबको पता है, इकोनॉमिक इकोनॉमी, लेकिन कोई अर्थशास्त्र होता क्या है वो बताइए। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चंस अक्सर गलत नहीं होंगे। अक्सर क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हम चीजों को बस रट लेते हैं, बस कि हाँ ये, लेकिन उसके बारे में हम समझते नहीं है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, धन की अध्ययन करना, धन का अध्ययन करना हम अर्थशास्त्र कहलाते हैं। ठीक है। जो इकोनॉमिक शब्द है वो ओकिनोमिया से लिया गया। किससे लिया गया, ओकिनोमिया से लिया गया। और जो ओकिस का अर्थ होता है घरेलू, और जबकि जो नेमिया का अर्थ, नेमियन का अर्थ होता है प्रबंधन, प्रबंधन। तो जो एक यूनानी दार्शनिक होते थे अरस्तु, ठीक है, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे, उन्होंने अर्थशास्त्र को घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है। ठीक है। क्या कहा है, घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है। एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। तो थोड़ा सा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर, हमेशा लोग, अक्सर लोग इसको दोनों को सिमिलर ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें काफी बड़ा डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है, जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में जो अंतर है, क्या है, जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तु या सेवाओं के उत्पादन, वितरण या विनिमय या उपभोक्ता का अध्ययन कर सकते हैं। जो अर्थशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, वस्तुओं का और सेवाओं के उत्पादन का, या उनके वितरण का, इनका विनिमय का, और उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और जो अर्थव्यवस्था उसमें क्या करते हैं, तो अर्थव्यवस्था वो संरचना है जिसके अंदर सभी आर्थिक जो हमारी गतिविधियां का संचालन, उसके अंतर्गत जितनी भी हमारी आर्थिक गतिविधियां उसका संचालन होता है, जैसे उत्पादन, उपभोक्ता एवं निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां। और जो फादर ऑफ इकोनॉमिक किसे कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक किसके कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल को कहते हैं। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये कहते हैं एडम स्मिथ को। किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को। हाँ, 1 मिनट। एडम स्मिथ, एडम एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। और जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक कहते हैं, एडम मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को। इन्होंने एक 1761 में अपनी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किसने किया, एडम स्मिथ ने। कब किया है, 1761 में। किस बुक में किया है, इनकी एक बहुत पॉपुलर बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, इतना आपको समझ में आया क्या। चलिए, थोड़ा सा अर्थशास्त्र है, इसकी एक दो शाखाएं होते हैं। अब थोड़ा सा समष्टि के बारे में समझ लेते हैं हम। जो अर्थशास्त्र, इसकी दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, दो ब्रांच होते हैं। कौन कौन सा, एक तो ये समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम मैक्रो भी बोलते हैं, मैक्रो, एम ए सी आर ओ, मैक्रो, ये फर्स्ट वाले को। और जो ये एक और होता है उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, व्यष्टि, इसको इंग्लिश में माइक्रो बोलते हैं, मीन छोटा, माइक्रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो। ओके।
तो जो अब मैक्रो माइक्रो देख लेते किसको कहते हैं, ठीक है। जो हमारा वो मैक्रो है मीन समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन संपूर्ण देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अध्ययन के लिए किया जाता है। अगर हम समष्टि का जब इसको इंग्लिश में याद मैक्रो माइक्रो याद करेंगे काफी इजी रहेगा। मैक्रो मीन्स बड़ा, जब पूरे संपूर्ण देश के हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होता है तभी हम मैक्रो शब्द का यूज करते हैं। और माइक्रो में क्या होता है? किसी भी पार्टिकल इकाई या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करना होता है तो उसी को हम माइक्रो का यूज करते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। और एक और है, जो इकोनॉमिक्स के जो क्षेत्रक होते हैं, 3 क्षेत्रक होते हैं, जिसमें वो प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर कहते हैं। इसके प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, तो इतना सारा आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है, जो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बृहद स्तर की आर्थिक मदों से संबंधित है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय क्या है, इसमें क्या क्या विषय लेते हैं? तो इसमें राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति या अस्फीति, सरकारी बजट हुआ या विनिमय दर हुआ या भुगतान संतुलन अभियोग हुआ। तो इसमें किस में लेते हैं? ये मैक्रो में लेते हैं। अब पार्टिकल किसी भी कंपनी का अगर हम लोग उसके लेन देन का अध्ययन करना होगा तो हम लोग माइक्रो में लेंगे। इसी में मुद्रा आपूर्ति, खाद्य सृजन, इस रोजगार इत्यादि सब मैक्रो में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादन के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित विभिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकारी स्पर्धा, एकाधिपत्य या अल्पाधिकार। तो बताइए क्या कहलाता है? पूर्ण स्पर्धा। क्या इसका राइट आंसर क्या है? पूर्ण स्पर्धा। चलिए देखते थोड़ा सा। बाजार में जब वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता हो और जो उसके विक्रय से संबंधित शर्तों या मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके तो ये स्थिति एकाधिपत्य या एकाधिकार कहलाती है। मोनोपोली वही दाम तय करे, वही बताए किसको बेचना है, तो मोनोपोली एकाधिकार होता है। और जो पूर्ण स्पर्धा कब कहते हैं? पूर्ण स्पर्धा बाजार का वह रूप है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो। जो पूर्ण स्पर्धा जहाँ कंपटीशन, जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों बहुत ज्यादा हो। और परिणाम स्वरूप कोई भी एक विक्रेता अथवा क्रेता बाजार में विक्रय से संबंधित कीमतों पर प्रभाव नहीं डाल सकता। और अल्पाधिकार क्या है? अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम किंतु बेचने वाले की संख्या कम हो लेकिन क्रेता में खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है। ऐसे बाजार में प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का या के आधार बनाते हैं? तो निरपेक्ष लागत अंतर, के तुलनात्मक लागत अंतर, की औसत लागत, के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? तो ऑप्शन ए है केवल एक, या ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है एक दो तीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, एक और दो तीन, तीनों। तो थोड़ा सा इसके व्याख्या देगा। निरपेक्ष लागत अंतर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। ये देखिए, ये पॉइंट नोट करने हैं कि निरपेक्ष लागत का सिद्धांत किसने दिया था, पूछ दिया जाता है कि निरपेक्ष लागत का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था एडम स्मिथ ने दिया था। उनके अनुसार दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि उनमें से एक को वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है तथा दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में लाभ है। और रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, तो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? रिकार्डो का। तो श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है जो रिकार्डो ने दिया था वो श्रम के मूल्य पर आधारित। श्रम हम कोई भी काम कितना करते हैं, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उसके श्रम लागत पर निर्भर करता है। औसत लागत सिद्धांत का प्रतिपादन हैबलर थे। जो औसत लागत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? हैबलर ने दिया था। औसत लागत से यहाँ से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन करने की लागत है। प्रतिस्थापन में कि अगर हम एक वस्तु है, मान लीजिए, और कोई और वस्तु है तो इस वस्तु से इस वस्तु को प्रतिस्थापन कर देना, इसमें थोड़ा सा भी बदलाव ना आना। ठीक है, अतः
विकल्प डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में जिस तरह परिवर्तन होता है उसे कौन से नियम के रूप में जानते हैं? तो बताइए, पैमाने का प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल या स्थिर प्रतिफल? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है पैमाने का प्रतिफल। तो इसका राइट आंसर ए है पैमाने का प्रतिफल। तो सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, तथा जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है तो उस उत्पादन फलन पैमाने में वृद्धिमान प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। वहीं जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है तो यह ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर इस हिसाब से ए है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चले। वस्तु की मांग किसको निर्देशित करती है? जो वस्तु के, किसी भी वस्तु की मांग हो तो किसको इंडिकेट करेगी? उस वस्तु की इच्छा, उस वस्तु की आवश्यकता या उस वस्तु की मांगा गया परिणाम या किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी हो गया। तो एक निश्चित कीमत पर एक, उसकी कीमत एक तय है पहले से ही, एक विशिष्ट समय अवधि में, एक कोई खास समय अवधि टाइम में के भीतर खरीदी जाने वाली वस्तु का परिणाम ही मांग है। ध्याता है कि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। अतः विकल्प डी राइट है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपवादिक मांग वक्र है जिसकी ढाल दाहिनी और अधोमुखी है, या बी क्षैतिज है दाहिनी या ऊपरी मुखी है, या बाई और ऊपरी मुखी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा दाहिनी और उपमुखी है, सी। चलिए, अपवादिक मांग वक्र की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु की गंभीर कमी होने वाली होती है और इस स्थिति में वस्तु के दाम बढ़ने के बावजूद मांग बढ़ने लगते हैं। तो अपवादिक मांग वक्र की स्थिति क्या है? समझिए, जब किसी वस्तु की एक कमी तो बनी रहती है और साथ ही साथ उस स्थिति उस वस्तु का दाम बढ़ने के बावजूद उनके मांग भी बढ़ने लगती है तथा मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर अर्थात दाहिनी और उपमुखी बन जाती है, बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता या सम सीमांत उपयोगिता? इसका राइट आंसर क्या है? प्राथमिक, इसका राइट आंसर क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। थोड़ा सा इसका व्याख्या देखते हैं। एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता योग्यता तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। वही जो मैंने समझाया उसी को टेक्निक भाषा में। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का अर्थ यह है कि किसी उत्पाद या सेवा के प्रथम अंश से जितना उपयोगिता प्राप्त होती है उतनी उपयोगिता उतने ही अंश से बाद में नहीं मिलती। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए अपने सीमित साधनों को इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि प्रयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की अंतिम इकाइयों में से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। इसका राइट आंसर ए है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंधित या संबंधित? तो अपने हम अभी बताया कि अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्वी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर होते हैं। जो प्राथमिक सेक्टर होते हैं उसमें से कौन कौन से, थोड़ा सा ये भी समझिए। जो हमारा प्राथमिक सेक्टर होते हैं उसमें हम फिशिंग को ले लेते हैं, फार्मिंग को ले लेंगे, माइनिंग जैसे प्राथमिक, जैसे फिशिंग हुआ, कृषि हुआ, माइनिंग। और जो सेकेंडरी, जब जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है जो भी, उसे अगर हम कुछ निर्माण करते हैं, उसको किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने खनिज से कार फैक्ट्री या वीवेयर या वो कोई भी पिज्जा बनाया जाए या
फ्लावर मिल या कुछ भी बनाया जाए उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सर्विस जैसे बैंकिंग हुआ, रिटेल शॉप्स हुआ, ये रेस्टोरेंट हो, जो हम किसी को सेवा प्रदान करते हैं इसको सेकेंड वो तृतीयक सर्विस सेक्टर या तृतीयक सेक्टर कहते हैं। तो सुनिए, तो क्या है, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंधित है? आपको बहुत कृषि किस में आएगा अभी बताया था, कृषि वो प्राइमरी आएगा, प्राथमिक, तो कृषि हो गया प्राथमिक, और सेवा किस में तृतीयक में आएगा, मीन सर्विस वाले में जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 5 क्षेत्र को तथा वैसे तो 3 में बांटते हैं लेकिन इसका 5 भी 5 से 17 श्रेणियों में वर्गित किया जाता है। जब आर्थिक क्रियाओं का मुख्य रूप से प्राकृतिक साधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया, जब भी प्राकृतिक साधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि या संबंध या खनन एवं उत्खनन जैसी आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अभी बताया विनिर्माण आदि तृतीयक क्षेत्र के, तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंदर परिवहन, संचार या भंडारण या चिकित्सा जैसे आर्थिक गतिविधियां शामिल है। चतुर्थ क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का एक उन्नत रूप है क्योंकि इसमें ज्ञान का क्षेत्र, जैसे हम लोग यहाँ बैठे आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, हम लोग का चतुर्थक सेक्टर है। सेवाएं शामिल की जाए, पंचायत उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित। द विकल्प ए राइट है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9th हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत के असंगठित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है? तो संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिक है, रोजगार, सुरक्षा तथा कार्य विनियमन असंगठित क्षेत्र में बेहतर है, वे समांतर श्रम संघों में संगठित नहीं है, श्रमिक समांतर सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं। नीचे दिए गए कुट्टों का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2 4 या केवल 3 और 4, केवल 1 3 4 या केवल 1 3। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। कहाँ है 2 और 4? सी, 1 मिनट। इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। इसका राइट आंसर 1 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4 कहाँ गया? मेरा पेन हैंग कर रहा है सिस्टम। 1 3 4, हाँ इसका राइट आंसर। व्याख्या, असंगठित और व्याख्या देख लेते हैं। असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, तो दो क्षेत्र होते हैं, संगठित और असंगठित। जो असंगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते तथा रोजगार के मामले अनियमित होते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः स्वनियोजित श्रमिकों, वेतनभोगी मजदूरों को शामिल किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक योगदान करने वाले, 50% नहीं 70% ले लीजिए आप, यहाँ पे 70%, एक अभी रिपोर्ट है उसमें इतना ही दिया था, 70% अधिक योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र में लोगों के कुल कार्यबल में हिस्सेदारी लगभग 94% है। असंगठित क्षेत्रों के उद्यमियों और उनके श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती तथा उन्हें सरकार से किसी भी प्रकार का नियमन एवं संरक्षण नहीं मिल पाता। हालांकि कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के प्रयास के फलस्वरूप भारत सरकार ने इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो यहीं पे जो हमारा 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, तो आप पढ़ते रहिए। और हाँ, जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रही हूँ, इसी चैनल पे पैट की क्लासेस कल से शुरू होगी। इसका क्लास एक कल लिया गया, ज्योग्राफी का क्लास था, उसमें खनिज मिनरल्स जो भी हमारे इंडिया में जो भी खनिज है, इंपॉर्टेंट खनिज जो क्वेश्चन बन पाते हैं सारे हमने पढ़ाए हैं उसमें पेट वाली क्लास में। तो आप जाके ज्योग्राफी क्लास वहाँ पे देखिएगा, और बीपीएससी का क्लास भी चल ही रहा है साथ में, तो वहाँ पे भी जाके चैनल पे आप देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को शेयर करिए। चलिए पढ़ते